चैप्टर 56। मल्टी टॉप कंपनीज का मालिक आज उसके सामने एक स्पोर्ट सुपरबाइक पर बैठा था। लेकिन वो शख्स जिस तरह से बैठा था, लंबी हाइट के कारण उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके हाइट के सामने वो बाइक बिल्कुल एक किड्स बाइक की तरह लग रहा था। उस बाइक को मैक के हाइट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया था। अब आगे ये सब देखकर टाइनी बोला, ओहो, जब बॉस को पता चलेगा कि उनकी पीछे में नहीं शुभांश बॉस बैठे हैं, तब पता नहीं मेरी बॉस किस तरह रिएक्ट करेगी। बाप रे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहा है। जब तक टाइनी खुद से बात करने में बिजी था, तब तक मैक शुभांश, जिसे वो टाइनी समझ रहा था, उसको लेकर शुभांश के मेंशन के लिए निकल चुका था। तभी टाइनी अपने सोच से बाहर आया तो उसने देखा मैक वहां से जा चुका है। वो अपने पैर पटक कर रुआसा होते हुए बोला, बॉस आप अपनी पूंछ को कैसे भूल सकती है? मैं तो आपकी पूंछ मतलब आपकी असिस्टेंट हूं ना, फिर भी आप कैसे नहीं जान पाए कि आपके पीछे आपकी असिस्टेंट नहीं बल्कि आपके पतिदेव बैठे हैं। आप तो मूछें ऐसे छोड़कर चली गई जैसे छिपकली अपने पूंछ छोड़कर चली जाती है। आ बॉस बोलो बोलो, क्या आप छिपकली बन गई हो? वो भी बुरी वाली। अब मैं क्या करूंगा? वही शुभांश की कंपनी का रिसेप्शनिस्ट जो कुछ मिनट पहले ही अपना शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए अपनी कार लेने पार्किंग में आई थी, वो टाइनी के नौटंकी देखकर अपनी कार को टाइनी के साइड में रोकती हुई बोली, हे चॉकलेट बॉय, तुम तो वही हो ना जो उस दिन उस मीटिंग के लिए कंपनी में आए थे? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। उस रिसेप्शनिस्ट की इतनी क्यूट आवाज सुनकर टाइनी उसकी तरफ देखने लगा। वो हंसते हुए बोला, ही आर यू श्योर? आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसकी बात सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम सपना थी, वो बोली, अरे नहीं नहीं मिस्टर टाइनी, मेरा नाम टाइनी है मिस। सपना टाइनी की बात सुनकर हंसती हुई बोली, ओ हाय हैंड वेविंग, सपना। टाइनी बोला, तो मिस सपना, क्या आप प्लीज मुझे यहाँ ड्रॉप कर सकती है? टाइनी अपने मोबाइल में सुहानी की पेंट हाउस का लोकेशन दिखाते हुए बोला। सपना टाइनी के मोबाइल में वो लोकेशन देखकर हैरान होकर बोली, ओ एम जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये द फेमस बाइक रेसिंग चैंपियन मैक के घर का पता नहीं है? मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सपना को इतनी एक्साइटेड होते हुए देखकर टाइनी उसे थोड़ा रिलैक्स कराते हुए बोला, अरे अरे रिलैक्स, और तुम इतनी हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें उस दिन पता नहीं चला था कि मैं वही तुम्हारा उस बाइक रेसिंग चैंपियन मैक का असिस्टेंट हूँ? तब तो मैक भी मेरे साथ था। आई वंडर कि आपने मैक के फैन होकर भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। टाइनी की बात सुनकर सपना और भी ज्यादा हैरान होती हुई बोली, क्या मैक उस दिन आपके साथ मैक थे? द फेमस रेसिंग चैंपियन मैक? अरे नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अपनी आइडल को मैंने कैसे नहीं पहचाना? मुझे उनको इतना कुछ कहना था। मैं उनको बोलना चाहती थी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ, पर मैंने उनसे मिलने का और अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही गवा दिया। इतना बोलकर सपना ने अपना मुंह लटका लिया। फिर उसे ये बात याद आ गई कि टाइनी ने अभी अभी उसे बोला था कि वो मैक का असिस्टेंट है। ये बात याद आते ही सपना की आंखें चमक गई। वो टाइनी की तरफ मुड़ी और बोली, अरे आप अंदर आए ना। सपना की बात सुनकर टाइनी मुस्कुराते हुए आकर आगे की सीट पर बैठ गया। सपना अभी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। जब उसने देखा टाइनी कार में बैठ चुका है, वो टाइनी की तरफ देखती हुई बोली, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरी आइडल से मुझे एक ऑटोग्राफ दिलवा सकते हैं? प्लीज 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 प्लीज, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर टाइनी का मुंह बन गया। वो सपना को देखकर झट से बोल पड़ा, नहीं, तुम बॉस से प्यार नहीं कर सकती। टाइनी की इतनी फास्ट रिस्पॉन्स देखकर सपना अपनी पलक बार बार झपकाती हुई टाइनी को देखने लगी। कुछ पल के लिए तो सपना को समझ में ही नहीं आया कि वो टाइनी की बातों का क्या जवाब दे। फिर वो टाइनी को देखकर बोली, क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों नहीं प्यार कर सकती मेरे मैक से? मैं तो करूंगी, बहुत सारा करूंगी। टाइनी मन में बोला, हा हा हा, भूल जाओ। अगर शुभांश बॉस को ये पता चल गया कि तुम उनकी प्यारी वाइफी के बारे में क्या सोचती हो, तो तुम अपने उस मैक से प्यार करने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगी। और तब क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा तुम जिसे प्यार करती हो वो लड़का नहीं, एक परियों से भी खूबसूरत दिखने वाली लड़की है, तब तुम क्या करोगी? जहां टाइनी अपने मन में ये सब सोच रहा था, वही सपना न जाने मैक की कितनी ही तारीफों की पुल बांधी जा रही थी। टाइनी से बात करती हुई सपना टाइनी को लेकर मैक के पेंट हाउस की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ मैक शुभांश को बाइक से लेकर उसके मेंशन जा रहा था। इस वक्त मैक की सुपरबाइक का स्पीड हाई था। तभी स्पीड ब्रेकर की वजह से मैक ने अचानक से ब्रेक बटन पुश कर दिया, जिस वजह से शुभांश आगे की तरफ झुका तो नहीं, लेकिन अनजाने में ही मैक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हाथ मैक की कमर पर लिपट चुका था, ताकि मैक सेफ रहे। जैसे ही मैक और शुभांश दोनों को ये एहसास हुआ कि शुभांश का हाथ मैक के कमर को एक प्रोटेक्टिव जेस्चर में पकड़ रखा है, तो दोनों चौंक गए। शुभांश को तो समझ में ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। ये उसके बॉडी का ऑटोमेटिक रिएक्शन था। जब उसको लगा कि मैक शायद गिर सकता है, उसके बॉडी ने अपने आप ही अपने हाथ से मैक को प्रोटेक्ट कर लिया। वही मैक को जैसे ही शुभांश के हाथ अपने पेट पर महसूस हुए, तो उसको शुभांश का टच पहचानने में जरा भी वक्त नहीं लगा।
मैक अपने पेट पर रखे हुए शुभांश के हाथ को घुरते हुए अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, आप मेरे बाइक पर क्या कर रहे हैं मिस्टर शुभांश? छोड़िए मुझे, अभी के अभी। मैक की बात सुनने के बाद भी शुभांश ने मैक को परेशान करने के चक्कर में मैक को बिल्कुल नहीं छोड़ा और उसके कान में बोला, आ हाउ मेनी टाइम्स विल आई हैव टू टेल यू, डोंट कॉल मी मिस्टर शुभांश। मैक फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, ओ जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैक को इतना चिढ़ते हुए देखकर शुभांश उसको और चिढ़ाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, एक लड़का होने के बावजूद तुम्हारा वेस्ट इतना परफेक्ट शेप का कैसे है? बिल्कुल किसी लड़की की तरह कर्वे। हाँ बोलो, देखो तुम्हारा ये नाजुक कमर कितने परफेक्टली मेरी बाहों में कैप्चर हो रहा है। व्हाट शुड आई डू इन सच अ सिचुएशन? शुड आई होल्ड योर वेस्ट टाइटर? हाँ बोलो ना। इतना बोलकर उसने मैक के कमर पर अपने हाथों की पकड़ और टाइट कर दिया, जिस वजह से मैक का सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गया। मैक और शुभांश दोनों ने ही इस वक्त हेलमेट पहन रखा था, जिस वजह से दोनों का पूरा सिर हेलमेट से ढका हुआ था। लेकिन आते जाते लोग उनके बीच की केमिस्ट्री को साफ देख पा रहे थे। कई यंगस्टर्स तो अपनी अपनी बाइक और कार में जाते हुए मैक और शुभांश के लिए जोर से हूटिंग कर रहे थे, ओह माय गॉड ये कपल कितना हॉट है, काश मेरे पास भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। शिट मुझे भी अपने पार्टनर के साथ यही आइडल केमिस्ट्री चाहिए। तो कोई और बोला, ओह कितनी प्यारी जोड़ी है, भगवान करे दोनों हमेशा साथ रहें। ये सब सुनकर मैक जो पहले से ही भड़का हुआ था वो और भड़क गया। ये देखकर शुभांश के मेल ईगो को बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वो मैक की तरफ झुककर बोला, सी लिटिल बग, इसे फ्लटिंग कहते हैं। जबकि मैंने तो अपने फ्लटिंग का 0.001% भी इस्तेमाल नहीं किया है। तुम सोच भी नहीं सकते, अगर मैं अपनी फ्लटिंग का 100% यूज करूंगा तो तुम। इतना बोलकर शुभांश कुछ पल के लिए चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, यू लिटिल बग, मुझसे दूर रहो। अगली बार मुझसे फ्लर्ट करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लेना, क्या तुम सच में मुझे प्रवोक करना चाहते हो? ये बोलते हुए शुभांश के बात में एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो मैक को वार्निंग देते हुए बोला, आज जो गलती की है अगली बार मत करना, वना। मैक उसका वना सुनकर मन ही मन बोला, वना वना क्या हूँ? खड़ूस मॉन्स्टर कहीं के, रुको तुम। एक दिन तुमको पटक पटक कर मार मार कर तुम्हारा चटनी बना दूंगा, मतलब दूंगी हूँ, आए बड़े। चैप्टर 57। ये बोलते हुए शुभांश के बात में एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो मैक को वार्निंग देते हुए बोला, आज जो गलती की है अगली बार मत करना, वना। मैक उसका वना सुनकर मन ही मन बोला, वना वना क्या हूँ? खड़ूस मॉन्स्टर कहीं के, रुको तुम। एक दिन तुमको पटक पटक कर मार मार कर तुम्हारा चटनी बना दूंगा, मतलब दूंगी हूँ, आए बड़े। अब आगे। मैक को खुद में खोया हुआ देखकर शुभांश ने कुछ नहीं बोला और देखते ही देखते मैक की कमर को एक हाथ से पकड़ते हुए मैक को अपने तरफ घुमा लिया, जिस वजह से मैक का हाथ बाइक पर से छूट गया। इससे पहले कि बाइक डिसबैलेंस होती, शुभांश ने अपने दूसरे हाथ से मैक के ब्लैक सुपर बाइक को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया। आते जाते सारे लोग अपना मुंह खोले शुभांश के एक्शन को देखे जा रहे थे। इस चक्कर में एक लड़के ने इतना एक्शन जोर रोमांटिक सीन देखकर हड़बड़ी में अपने बाइक पर ब्रेक लगा दिए। उस वक्त उसकी बाइक की स्पीड अच्छी खासी स्पीड में थी। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वो लड़का उड़ते हुए एक ओपन रूफ कार के अंदर गिरा। उस कार के अंदर एक लड़की बैठकर अपने मेकअप की टचअप कर रही थी। तभी वो लड़का वहां पर ऐसे गिरा जैसे वो आसमान से टपका हो। वो लड़का देखने में भी काफी गुड लुकिंग था। वो लड़की अपनी कार में आसमान से टपके हुए उस लड़के की तरफ देखकर कभी उस लड़के को देख रही थी तो कभी आसमान की तरफ। वो लड़की गॉड को थैंक यू करती हुई बोली, ओह थैंक यू गॉड, आज सुबह ही मेरी ब्रेकअप हुई और आपने इतनी जल्दी मेरे लिए नए बॉयफ्रेंड भी भेज दिया। इतना बोल के वो लड़की भगवान को थैंक यू बोलकर उस लड़के से चिपक गई, मतलब उसके गले लग गई। उस लड़के को तो समझ में ही नहीं आया कि थोड़ी देर पहले तो वो अपनी बाइक पर था, पर अचानक वो इतनी हॉट लड़की की बाहों में कैसे पहुंच गया। वो लड़का भी उस लड़की को अपने पास पाकर खुश था। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस लड़के का भी आज ब्रेकअप हुआ था। वो अपने टूटे दिल के साथ घर ही जा रहा था कि उसके साथ ही सब हो गया। तभी उस लड़के को अपने होठों पर उस लड़की के होंठ महसूस हुए। वो लड़का भी मदहोशी में उसे किस करने लगा। वहीं मैक के साथ साथ बाकी सारे आते जाते लोग भी ये सीन देखकर हैरान थे। कुछ देर में सारे लोग ये देखकर ठहाका मार मार कर हंसने लगे। उनकी हंसी ही नहीं रुक रही थी थोड़ी देर पहले के सीन याद कर करके। उधर मैं भी ये सब देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़का ऐसे कैसे अपने बाइक से उड़ गया। वो भी तो कितने सालों से बाइक चलाता आ रहा है, वो तो आज तक ऐसे अपने बाइक से नहीं उड़ा। वो सोचने लगा क्या मार्केट में बाइक चलाने की कोई नई तरकीब आई है जिस बारे में मुझे नहीं पता। इन सब के बीच मैक को अंदाजा भी नहीं था कि वो इस वक्त किस पोजीशन में है। इस वक्त मैक के बाइक पर शुभांश और मैक आमने सामने बैठे थे। मैक किसी बंदर के बच्चे की तरह शुभांश के सीने से चिपका हुआ था। मैक के दोनों हाथ शुभांश के दोनों कंधों पर थे और उसके दोनों पैर शुभांश की दोनों तरफ से उसके पैर के ऊपर थे।
शुभांश इस पोजीशन में भी मैक के बाइक को अच्छे से ड्राइव कर रहा था। तभी मैक को अपने पोजीशन का अंदाजा हुआ। जब मैक ने खुद की पोजीशन पर गौर किया तो उसके गाल से लेकर गर्दन तक लाल हो गए। वो तो अच्छा था कि शुभांश ने हेलमेट की वजह से मैक के शाइनेस को देख नहीं पाया, वरना शुभांश मैक को और चिढ़ाने के लिए न जाने और क्या क्या करता। मैक शुभांश से कहा, ओह हेलो मिस्टर शुभांश, छोड़िए मुझे। ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, एक सुपरफास्ट स्पोर्ट बाइक है। आप इसकी स्पीड हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ड्राइव करने दीजिए। शुभांश ने जब सुना वो बाइक की स्पीड को हैंडल नहीं कर सकता, वो एक झटके में ही बाइक की स्पीड को 3 गुना बढ़ा दिया। इस वक्त बाइक का स्पीड उसकी लिमिट से थोड़ा ही कम था। पलक झपकते ही मैक और शुभांश का बाइक सारे लोगों के नजरों से ओझल हो गई। उस बाइक का स्पीड इतना ज्यादा था कि सारे लोग उसको देखते ही रह गए। मैक को पता भी नहीं चला कि शुभांश उसको लेकर कब उसके मेंशन के बाहर पहुंच गया। मेंशन पहुंचकर शुभांश ने बाइक को मेंशन के बाहर रोकते हुए बोला, बाइक से उतरना है या ऐसे ही बैठे रहना है? जल्दी उतरो। इधर मैक को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़के का सीन घूम रहा था जब वो अपने बाइक से उड़ते हुए किसी की कार में टपक गया था, और थोड़ी ही देर में वो लड़का उस लड़की को बेइंतहा किस किए जा रहा था। जब कई बार बुलाने के बाद भी मैक बाइक से नहीं उतरा तो शुभांश उसको वैसे ही पकड़कर बाइक से उतर गया और मैक के वेस्ट से अपना हाथ हटा लिया, जिस वजह से मैक लड़खड़ा गया। मैक ने देखा तो शुभांश उसको वहीं छोड़कर मेंशन के अंदर जा चुका था। ये देखकर मैक भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। दूसरी तरफ राहा के कमरे में रूप और रिद्धिमा राहा के साथ अपने पुराने दिन याद करके मस्ती कर रहे थे। कियान केविन के साथ मेंशन के दूसरे साइड था, जिस वजह से कियान ने अभी तक रूप और रिद्धिमा को नहीं देखा था। ना ही उसे पता था कि इस वक्त रूप और रिद्धिमा उसकी लिटिल एंजल के साथ है। जब शुभांश अंदर आया तो वो मेड से राहा के बारे में पूछने लगा। वो मेड बोला, बॉस छोटी मैडम रूप मैम और रिद्धिमा मैम के साथ उनके कमरे में है। ये सुनकर शुभांश हाँ में सिर हिला दिया। शुभांश को पहले से ही पता था कि उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड ने रूप और रिद्धिमा को यही बुला लिया है। वो अपने कमरे में जाते हुए बोला, ऑलराइट, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक गेस्ट का ध्यान रखो। ये सब शुभांश मैक को देखकर बोल रहा था, जो उसके पीछे पीछे मेंशन के अंदर आ चुका था। मेड को ध्यान रखने का इंस्ट्रक्शंस देकर शुभांश अपने कमरे में चला गया। वही वो मेड मैक को देखकर बोला, सर आप कुछ लेंगे? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मैक ने कहा, ओह नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप अपना काम कर सकते हैं। मैक ने उसे बहुत पोलाइटली मना कर दिया। मेड ने कहा, ठीक है सर, आप सोफे पर रिलैक्स करिए, बॉस अभी आ जाएंगे। मैक ने हाँ में सर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। ये देखकर वो मैड वहां से अपने काम करने चला गया। उसके जाने के 5 मिनट बाद राहा फुदकते हुए नीचे आई। उसके साथ साथ रूप और रिद्धिमा भी थी। सुहानी को मैक के गेटअप में लिविंग रूम में बैठे हुए देखकर तीनों भागकर उसके पास आई। राहा ने अब तक रूप और रिद्धिमा को ये बता दिया था कि वो जानती है कि मैक ही उसकी बड़ी बेबी है। ये सुनकर रूप और रिद्धिमा को झटका तो लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों नॉर्मल भी हो गई। इससे पहले कि वो सब मैक को कुछ बोल पाती, शुभांश वहां पहुंच गया। शुभांश राहा को देखकर बोला, गर्लफ्रेंड मेरी राबिट कहाँ है? शुभांश का सवाल सुनकर राहा, रूप, रिद्धिमा, मैक चारों के चारों शुभांश को देखने लगे। शुभांश बोला, क्या हुआ, तुम सब ऐसे चुप क्यों हो? इधर रूप और रिद्धिमा तो शुभांश को देखकर अपने होश ही खोने वाली थी। 3 साल बाद दोनों पहली बार शुभांश को बिना मास्क के देख रही थी। शुभांश पहले से भी कहीं ज्यादा मैग्नेटिक और ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। रिद्धिमा और रूप शुभांश से अपने नजर तक नहीं हटा पा रही थी। वही राहा रूप और रिद्धिमा को शुभांश को इस तरह से देखते हुए देखकर चिढ़ गई और बोली, रू दी, रिद्धि दी, मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे देखना बंद करो दोनों की दोनों। आप दोनों मेरे बॉयफ्रेंड को नजर लगा दोगी। शुभांश भी उन दोनों को अपनी तरफ देखते हुए देखकर उनको अवॉइड करते हुए एक सिंगल सीटेड सोफे पर बैठ गया। रूप और रिद्धिमा राहा की बात सुनकर अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आई। तब उनको याद आया कि शुभांश ने अभी उनसे क्या पूछा था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुभांश को क्या जवाब दे, जबकि शुभांश की राबित तो अभी उनके सामने ही थी। चैप्टर 58। रूप और रिद्धिमा राहा की बात सुनकर अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आई। तब उनको याद आया कि शुभांश ने अभी उनसे क्या पूछा था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो शुभांश को क्या जवाब दे, जबकि शुभांश की राबित तो अभी उसके सामने ही थी। अब आगे रिद्धिमा की तो जुबान ही नहीं खुल रही थी शुभांश के सामने कि वो शुभांश को क्या बोलेगी। वो जिसके बारे में पूछ रहा है वो तो उसके सामने ही बैठी है। शुभांश का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि रूप और रिद्धिमा उसके सामने इस वक्त किसी डरी हुई बच्ची की तरह लग रही थी। वही राहा शुभांश को बोली, बॉयफ्रेंड बड़ी बेबी उनकी स्पोर्ट कंपनी में है। बड़ी बेबी ने कहा था कि आज उनको आने में थोड़ा लेट होगा। शुभांश राहा की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और अपने मोबाइल से सुहानी को कॉल करने लगा। तभी मैक का फोन वाइब्रेट करने लगा, जिसे मैक अपने जीन्स की पॉकेट में अच्छे से महसूस कर पा रहा था। लेकिन मैक के फोन का वाइब्रेशन की आवाज बाहर तक थोड़ी भी सुनाई नहीं दे रही थी।
लेकिन मैक को अच्छे से पता चल रहा था कि उसको कॉल आ रहा है। वहां शुभांश ने जब कॉल करने पर सुहानी की कॉलर ट्यून सुनी, उसके कान ही लाल हो गए। सुहानी जानबूझकर शुभांश के लिए ही एक स्पेशल कॉलर ट्यून सेट किया था। वो बस ऐसा करके शुभांश को अपनी फ्लिटी और बोल्ड साइड की एक झलक दिखाना चाहती थी कि वो पहले की तरह बस एक मासूम सी लड़की नहीं रही, जिसके अंदर प्यार को लेकर सिर्फ प्योर फीलिंग्स थी, ना कि किसी भी तरह की सेक्सुअल डिजायर। लेकिन आज एक गाने ने ही शुभांश की हालत खराब कर दी थी। वो गाना सच में अपने आप में ही बहुत सेंशुअल था, जिसमें एक लड़की की वाइल्ड साइड को बहुत अच्छे से महसूस किया जा सकता था। शुभांश को तो इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी ने उसकी इज्जत पर ही हाथ डाल दिया हो। पता नहीं शुभांश को क्या हुआ, वो 2-3 सेकंड के बाद ही अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैक बहुत अच्छे से शुभांश के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था, लेकिन शुभांश के चेहरे पर कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन शुभांश का कान इस वक्त पूरा लाल हो गया था, जिसे देखकर मैक अंदर ही अंदर शुभांश पर हंस रहा था। अचानक कॉल कट करने की वजह से राहा उससे बोली, क्या हुआ बॉयफ्रेंड, आपने कॉल क्यों कट कर दिया? शुभांश ने कहा, कुछ नहीं गर्लफ्रेंड, हम डिनर करने चलते हैं। मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हारी बड़ी बेबी को लाने, तुम दोनों चलो चलकर डिनर कर लो। शुभांश ने रूप और रिधिमा की तरफ देखते हुए बोला। शुभांश की बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि रूप और रिधिमा चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। शुभांश राहा के साथ डिनर टेबल की तरफ जाते हुए मैक से बोला, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, चुपचाप चलो डिनर करने। शुभांश की बात सुनकर मैक बोला, ऐसे कौन बुलाता है डिनर करने, मुझे डिनर नहीं करना। ये सुनकर शुभांश मैक को घूरने लगा। राहा शुभांश की हाथ खींचते हुए बोली, हॉटी पर गुस्सा मत करो ना बॉयफ्रेंड, चलो चलकर डिनर करते हैं। मैक के लिए राहा की मुंह से हॉटी सुनकर शुभांश वहीं ठिठक गया और मैक को देखकर गुस्से में अपने मन में बोला, यही यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने बिल्कुल सही किया मैक से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा कर कि मैक को मेरी राबित से दूरी बनाकर रखना होगा। ये मैक बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह है, जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहता है। कुछ पल भी नहीं हुआ इस मैक को मेरी लिटिल गर्लफ्रेंड से मिले हुए और मेरी लिटिल गर्लफ्रेंड ने मैक को निकनेम भी दे दिया। जहां शुभांश इस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहा था, वहीं शुभांश की कंपनी के एक शेल्फ में रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट फाइल में कुछ लिखावट मिट रहे थे तो कुछ नई लिखावट विजिबल हो रहे थे। शुभांश के मेंशन में अभी तक मैक, राहा, रूप और रिधिमा डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठ गए थे। उनके बैठने के बाद सारे मेड्स बहुत अच्छे से सबको खाना परोसने लगे। शुभांश ने देखा तो वहां पर कियान अभी तक नहीं आया था। शुभांश ने बटलर से पूछा, कियान कहाँ है? वो बटलर बोला, सर वो मिस्टर केविन के साथ मेंशन की दूसरी तरफ है, अभी आते ही होंगे। उसने इतना बोला ही था कि कियान केविन के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही कियान वहां पहुंचा, सबकी नजर उस पर गई। कियान आगे बढ़ा और केविन के साथ डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। रूप ने जैसे ही कियान को देखा, उसकी मुंह से निकला, सेक्सी रॉक स्टार आप यहाँ। रूप की आवाज सुनकर कियान सामने देखने लगा तो उसके सामने रिधिमा, रूप और मैक बैठे थे। रूप को देखकर कियान के चेहरे पर एक ना के बराबर मुस्कान आकर चला गया। वो रूप को अपने प्लेबॉय वाले अंदाज में बोला, हे ब्यूटीफुल तुम। रूप ने जब देखा कियान ने उसे पहचान लिया है, वो एक्साइटेड होकर बोली, क्या आपको मैं याद हूँ? कियान बोला, ओ ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत लड़की को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। ये सुनकर रूप खुश हो गई। कियान भले ही रूप से बहुत आराम से बात कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक एक नजर उठाकर रिधिमा को देखा तक नहीं था। रिधिमा भी बिना अपनी सिर उठाए अपना खाना खा रही थी। वही शुभांश बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने एलिगेंट टेबल मैनर्स के साथ डिनर कर रहा था। मैक भी किसी पर ध्यान दिए बिना जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने में लगा था। उसको कैसे भी करके वहां से जल्दी निकलना था। आखिर वो जाएगा तो ही तो सुहानी आएगी। उधर जब कियान से और रहा नहीं गया, वो चुपके से रिधिमा को देखने लगा। वही रिधिमा मन ही मन अपने आप को डांटने में बिजी थी। वो खुद पर ही गुस्सा करती हुई बोली, स्टॉप इट रिधिमा, तुम फिर से किसी के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकती। वैसे भी तेरी जिंदगी में इन सब के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे बस तब तक डोरेमोन के पास रहना है, जब तक उसके और जीजू के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद तुझे अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा, जहां सिर्फ और सिर्फ मैं खुद अकेली होंगी। ऐसे में मैं किसी के लिए कुछ महसूस करके अपने साथ किसी को नहीं बांध सकती। तुझे खुद को रोकना ही होगा। लेकिन मैं भी क्या करूं यार, ये हैंडसम स्ट्रेंजर कियान है ही इतना अट्रैक्टिव। मुझे तो डर है, अगर एक बार मैं इसे देख लूंगी तो इससे दूर कभी नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं रिधिमा, इसकी ओर देखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत देख उसके तरफ। चैप्टर 59। लेकिन मैं भी क्या करूं यार, ये हैंडसम स्ट्रेंजर कियान है ही इतना अट्रैक्टिव। मुझे तो डर है, अगर एक बार मैं इसे देख लूंगी तो इससे दूर कभी नहीं जा पाऊंगी। नहीं नहीं रिधिमा, इसकी ओर देखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत देख उसके तरफ। अब आगे। रिधिमा बिल्कुल भी कियान की तरफ नहीं देख रही थी। वही कियान जो खुद ही अभी तक रिधिमा को नहीं देख रहा था। वो खाना तो खा रहा था, लेकिन उसके नजरें चुपके से रिधिमा के ऊपर ही थी।
वो मन में बोला, ये क्रेजी गर्ल को क्या हो गया। मैंने तो ये सोचा था कि इसकी दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। जब मैं लेडी सुपर बॉस की बर्थडे पार्टी में गया था, तब उस बटरफ्लाई क्लिप को क्रेजी गर्ल के बालों में देखकर मुझे ये लगा था कि शायद मेरे लिए इसके दिल में कोई स्पेशल जगह होगी। लेकिन ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही। तो क्या क्रेजी गर्ल को मैं याद नहीं हूँ? क्या उस बटरफ्लाई क्लिप का क्रेजी गर्ल के पास होना बस एक इत्तेफाक था? ओ नो, ये क्या कर दिया मैंने। मुझे वो बटरफ्लाई क्लिप ऐसे ही चुपके से नहीं लाना चाहिए था। कम से कम इससे मैं इस क्रेजी गर्ल को हमारी पहली मुलाकात याद तो दिला सकता था। लेकिन अब तो क्रेजी गर्ल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे पूरी तरह से भूल चुकी है। तो क्या मैं अभी तक ख्याली पुलाव पका रहा था कि क्रेजी गर्ल मुझे पसंद करती है? मैं तो ये सोचकर इससे दूर जाना चाहता था कि कहीं इसे मुझसे प्यार न हो जाए। लेकिन ये तो मुझे देख तक नहीं रही। प्यार का खाक करती होगी। कियान को इस वक्त अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। साथ ही उसको पछतावा हो रहा था कि उसने रिधिमा से वो बटरफ्लाई क्लिप क्यों चुराया। लेकिन कियान को नहीं पता था कि रिधिमा के ऐसे रिएक्ट करने की वजह वो खुद है। रिधिमा को जाने अनजाने में पता चल गया था कि कियान उससे दूरी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए ही उसने तय किया था कि वो बस तब तक सुहानी के पास रहेगी जब तक शुभांश और सुहानी के बीच गलतफहमी दूर नहीं हो जाती। उसके बाद वो हमेशा के लिए जियाथॉन विलेज इन द नेदरलैंड्स शिफ्ट होने वाली थी। वहां पर रिधिमा ने खुद के लिए एक प्यारी सी दुनिया बना रखी थी। जियाथॉन विलेज को इस दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता था, जहां पर कहीं जाने के लिए बोट से जाना पड़ता था। कहा जाए तो इस गांव में सारे घर पानी के बीच बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। खैर, इस गांव के बारे में हम तब डिटेल्स में जानेंगे जब रिधिमा वहां शिफ्ट होगी। सबसे दूर वहां पर रिधिमा ने अपने लिए एक प्यारा सा घर खरीद लिया था। वहीं रिधिमा डिनर करते हुए वो सब याद कर रही थी जब वो लंच के बाद घूमते घूमते शुभांश के मेंशन के दूसरे साइड चली गई थी। फ्लैशबैक, आफ्टरनून के 2:45 बजे। रिधिमा, रूप और राहा दोपहर के लंच के बाद राहा की बेडरूम में नैप ले रही थी। रूप और राहा दोनों ही गहरी नींद में थी। वहीं रिधिमा को नींद नहीं आ रही थी। वो एक नजर राहा और रूप को देखने के बाद बिस्तर से उठी और राहा की कमरे से बाहर चली गई। इससे पहले कि वो नीचे जाती, रिधिमा ने देखा कियान केविन के साथ मेंशन के मेन डोर से अंदर आते हुए कहीं जा रहा था। एक पल के लिए तो रिधिमा उसे देखकर उसमें ही खो गई थी। फिर वो खुश होती हुई बोली, हैंडसम स्ट्रेंजर जीजू के घर, शायद ये जीजू के साथ मिलकर ही काम करते होंगे। उस दिन भी तो वो जीजू की सगाई में जीजू की तरफ से इनवाइटेड थे। और हैंडसम स्ट्रेंजर ने मेरी कितनी मदद की थी उस रात। रिधिमा यानी रिध्विका उसकी और कियान की पहली मुलाकात के बारे में याद करते हुए शर्माने लगी थी, जब कियान ने उसके गन को रिधिमा को हैंडओवर करके उसे कियान पर ट्रस्ट करने को बोला था। इन सब के बारे में याद करके रिधिमा खुद से बोली, चल रिधि चलकर एक बार उनको हेलो बोलकर आते हैं। इतना सोचकर रिधिमा कियान को फॉलो करती हुई उसके पीछे पीछे चली गई। मेंशन की दूसरी तरफ एक बड़ा सा फाउंटेन मौजूद था। उसके साइड में कियान और केविन दोनों टहलते हुए कुछ बात कर रहे थे। तभी केविन ने देखा कियान के शर्ट पॉकेट से कोई चीज सनलाइट रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत खूबसूरती से चमक रही है। केविन इस वक्त एक ऐसे एंगल में खड़ा था जहां से वो चमक केविन की आंखों में चुभ रहा था। उससे चिढ़कर केविन बोला, सीनियर ऑफिसर, आपके चेस्ट पॉकेट में क्या चमक रहा है? इतना बोलकर वो कियान को देखने लगा। कियान केविन की सवाल सुनकर उस क्लिप को बाहर निकालते हुए बोला, ये कुछ खास नहीं है, तुम इस पर ध्यान मत दो। केविन ने जैसे ही उस क्लिप को देखा वो चौंक गया और बोला, ऑफिसर कियान, ये तो वही है ना जिसको आपने अपने हाथ से बनाया था आपके स्पेशल वन के लिए। आपने तो बोला था कि आपने इसे इसकी सही हकदार तक पहुंचा दिया है। फिर ये क्लिप आपके पास क्या कर रही है? उसके बाद केविन के दिमाग में कुछ खटका तो वो कुछ सोचकर खुश होते हुए बोला, कहीं कहीं 3 साल बाद आपकी वो स्पेशल समवन और हमारी मैडम से आपकी मुलाकात तो नहीं हो गई ना? उधर रिधिमा तब तक वहां पहुंच गई थी। वो इस वक्त फाउंटेन की दूसरी तरफ थी, जिस वजह से केविन और कियान को रिधिमा दिख नहीं रही थी। लेकिन रिधिमा उनकी सारी बातें सुन रही थी। जब रिधिमा ने सुना कि कियान उस क्लिप को किसी स्पेशल के लिए बनाया है और केविन के कहने के मुताबिक अभी तक वो क्लिप उसकी सही हकदार के पास थी, ये सुनकर रिधिमा की पेट में बटरफ्लाइज महसूस होने लगी, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक वो क्लिप उसकी पास ही तो थी। तो क्या इसका मतलब वही कियान की स्पेशल समवन थी? और अगर ऐसा था तो अभी वो क्लिप कियान के पास कहां से आई? जबकि वो क्लिप तो रिधिमा ने सुहानी की बर्थडे नाइट को ही खो चुकी थी। रिधिमा सोचने लगी, तो क्या उस पार्टी में जीजू के साथ साथ कियान भी आया था? और उस पार्टी में उसे कुछ देर तक जिसकी करीबी का एहसास हुआ था, कहीं वो कियान तो नहीं था? लेकिन इस तरह से वो क्लिप उससे वापस लेने का क्या मतलब थी? ये बात रिधिमा समझ नहीं पा रही थी। वहीं केविन बार बार सवाल पूछ पूछ कर कियान को परेशान कर रहा था कि उसकी मैडम कहाँ है, उसे भी उसकी मैडम से मिलना है। वहीं रिधिमा अपने लिए मैडम सुनकर और भी ब्लश करने लगी। कियान केविन के सवालों से परेशान हो चुका था। धीरे धीरे उसको वो पल याद आ गए जब उसके परिवार का जान ले लिया गया था, और अब उसका मकसद और किस्मत दोनों ही कुछ और बन गया था।
जहाँ प्यार के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं थी। उसे कैसे भी करके उन सबको मौत के घाट उतारना था, जो कोई भी उसके परिवार की मौत की साजिश में शामिल था। इतना ही नहीं, उसके बाद उसे कुछ खतरनाक मिशन को शुभांश के साथ मिलकर अंजाम भी देना था। चैप्टर 60। जहाँ प्यार के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं थी, उसे कैसे भी करके उन सबको मौत के घाट उतारना था, जो कोई भी उसके परिवार की मौत की साजिश में शामिल था। इतना ही नहीं, उसके बाद उसे कुछ खतरनाक मिशन को शुभांश के साथ मिलकर अंजाम भी देना था। अब आगे। कियान केविन की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने तुमसे इस क्लिप के बारे में जो कुछ भी कहा था, वो बस एक मजाक था। मैंने ये क्लिप उस दिन बॉस की वाइफ की दोस्त को इसलिए दिया था, क्योंकि मैं बस उसे उस वक्त एक खूबसूरत लुक देने में मदद कर रहा था। दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो केविन से अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से पता है, मैं किसी खूबसूरत लड़की को परेशान नहीं देख सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस लड़की के लिए कुछ फील करने लगा था, या उस लड़की से शादी करना चाहता था। वैसे भी वो लड़की बहुत सॉफ्ट नेचर की थी, इसलिए वो कहीं से भी कियान अरोड़ा के टाइप की बिल्कुल नहीं थी। इतनी सॉफ्ट नेचर की लड़की तुम्हारी मैडम बनने के लिए केपेबल नहीं है। कियान अरोड़ा की वाइफ की पोजीशन कोई सॉफ्ट नेचर वाली लड़की बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती। वो मेरी वाइफ बनने की काबिल नहीं केविन। बट मैं उसके साथ फ्लर्ट जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उसे अपनी वाइफ नहीं बना सकता। और वैसे भी जितने मेरे दुश्मन हैं, उन सबको फेस करना किसी नॉर्मल लड़की की बस की बात बिल्कुल नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद रिधिमा की कानों में बस एक बात गूंजने लगी, वो मेरी वाइफ बनने की काबिल नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ फ्लर्ट जरूर कर सकता हूँ। कियान अरोड़ा की वाइफ की पोजीशन को कोई सॉफ्ट नेचर की लड़की संभाल नहीं सकती। कियान की बातों ने रिधिमा की उस याद को ट्रिगर करना शुरू कर दिया था, जिसको रिधिमा कभी गलती से भी याद नहीं करना चाहती थी। आज कियान की बातों ने जाने अनजाने में रिधिमा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की याद दिला दी थी। रोहन शर्मा, जिसको कभी रिधिमा ने टूटकर प्यार किया था, उसने रिधिमा को पूरे कॉलेज के सामने बहुत इंसल्टिंग बिहेवियर के साथ रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही रिधिमा को आज कियान के बात में रोहन की बोली गई इंसल्टिंग बात की झलक साफ दिखाई दे रही थी। एक ऐसा भी वक्त था जब रोहन ने रिधिमा को यह एहसास दिलाया था कि वो उसकी लायक नहीं थी, लेकिन रिधिमा तब बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाई थी और खुद को आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर चुकी थी जिसकी लगभग पूरी दुनिया दीवानी थी। आज वो दुनिया की सबसे बेस्ट रेसिंग 3 लोगों की ग्रुप द रिबेल्स की एक मेंबर ऋद्विका बन चुकी थी। लेकिन रिधिमा यानी ऋद्विका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसे उसके एक्स की तरह जहरीली बातें उस इंसान से सुनने मिलेगी जिसको वो अभी प्यार तो नहीं लेकिन रिस्पेक्ट करने लगी थी। रिधिमा खुद से बात करते हुए खुद पर हंसती हुई बोली, ही डॉट 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 आई एम नॉट केपेबल इनफ टू बिकम समवन्स वाइफ, बट आई एम केपेबल इनफ फॉर समवन टू फ्लर्ट विथ मी, हा एम आई जस्ट अ जोक टू एवरीवन क्राइंग। रिधिमा इस वक्त कियान की बात सुनकर खुद को बहुत नीचा महसूस करने लगी थी। क्या वो सच में उस लायक नहीं थी कि कोई उसे प्राउडली अपनी वाइफ के तौर पर स्वीकार करे? क्या वो सच में कोई ऐसी लड़की थी जो अपनी मुश्किलों का सामना खुद ना कर सकती हो? क्या सच में कियान उसे लेकर ऐसी सोच रखता है? ये सब सुनने के बाद रिधिमा एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, ना ही अब वो कियान की शक्ल देखना चाहती थी। रिधिमा ने एक बार अपनी आंसू भरी आंखों से कियान को देखा और अपनी कदम पीछे लेने लगी। वो भागकर वापस राहा के कमरे में आए और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वो मन ही मन कियान से अब दूर रहने का पक्का माइंडसेट बनाकर फिर वैसे ही सो गई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। रिधिमा चुपचाप बैठकर अपना डिनर कर रही थी। मैक भी अपना डिनर खत्म करने में लगा था। तभी उसका ध्यान रिधिमा पर गया। रिधिमा को एक नजर देखकर ही मैक को अंदाजा हो गया था कि जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैक रिधिमा की पास वाली चेयर पर ही बैठा था। मैक ने अपने एक पैर से रिधिमा की चेयर को अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से रिधिमा मैक से टकरा गई। मैक देखते ही देखते रिधिमा की कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे अपने गोद में बिठा लिया। रिधिमा मैक के गोद में बैठकर टुकुर टुकुर मैक को देखने लगी। रूप, राहा, शुभांश, कियान, केविन सब अपने आंखें फाड़े मैक और रिधिमा को देख रहे थे। जहां मैक अभी हद से ज्यादा चार्मिंग लग रहा था, वहीं रिधिमा उसकी बाहों में एक मासूम सी परी की तरह नाजुक लग रही थी, बेहद खूबसूरत। एक पल के लिए तो रिधिमा मैक को देखकर ये भी भूल ही गई कि ये हैंडसम सा लड़का कोई और नहीं उसकी जान उसकी सुहानी है। मैक उसको इस तरह से देख रहा था कि रिधिमा को शर्म आ रही थी। रिधिमा मैक से हकलाती हुई बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैक रिधिमा को इस तरह से नर्वस देखकर अपना चार्मिंग स्माइल देते हुए एक बहुत अट्रैक्टिव मैनली वॉइस के साथ पूछा, व्हाट्स द मैटर कैडबरी? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? मैक की बात सुनकर न जाने रिधिमा को क्या हुआ, वो मैक के गले लग गई। ये देखकर मैक परेशान हो गया। उसे अब पक्का यकीन होने लगा था कि जरूर उसकी कैडबरी के साथ कुछ गलत है। मैक ने रिधिमा को खुद से अलग करने की कोशिश की तो रिधिमा मैक से और चिपक गई। ये महसूस करके मैक रिधिमा को होल्ड करते हुए अपने सीट से खड़ा हुआ और उसे लेकर उसके कमरे में जाने लगा। उन दोनों की पीछे पीछे राहा भी भाग गई।
उसे भी अपनी रिद्धि दी की फिक्र हो रही थी। रूप भी उन तीनों को जाते हुए देखकर उनके पीछे जाने के लिए जैसे ही खड़ी होने को हुई, शुभांश उसे घूरने लगा, जिस वजह से वो चुपचाप वापस बैठ गई और मन ही मन शुभांश पर गुस्सा करने लगी। उधर शुभांश ने कुछ सोचा और रूप से पूछा, हमम, क्या ये मैक तुम सब के साथ हमेशा ऐसे पेश आता है? रूप बोली, हाँ जीजू, ये हम सब की बहुत ध्यान रखता है। कभी ये हमारे माता पिता बन जाता है तो कभी हमारा जान से प्यारा दोस्त। हम सब तो उसके दिल के टुकड़े हैं और वो हम सब का जान। उफ, मेरा मैक तो है ही सबसे प्यारा। मेरा बस चले तो मैं उससे ही शादी कर लूं। ये सब सुनकर शुभांश को मन ही मन मैक से और जलन महसूस होने लगा। वो अपने आप को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा था कि क्या मैक उसकी लिटिल रैबिट से भी उतना करीब होगा जितना कि वो रिधिमा और रूप के साथ है। शुभांश अपने ख्यालों में मैक और सुहानी की करीबी को इमेजिन करके आग बबूला हुए जा रहा था। वहीं कियान भी रिधिमा को मैक के गोद में देखकर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था। उससे तो अब खाना भी नहीं खाया जा रहा था। शुभांश और कियान को अब मैक से जलन महसूस होना शुरू हो गया था।